मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी चैप्टर फर्स्ट को दोबारा रिवीजन किया जाए, दोबारा से स्टार्ट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। तो उसमें चैप्टर फर्स्ट में हमारा टॉपिक क्या है? सेल। सेल है जिसके हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उन कंपोनेंट्स के फंक्शन देखेंगे, सेल का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सेल होती क्या है? अगर हम लैटिन वर्ड में देखें तो सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी छोटा सा कमरा। और अगर हम बायोलॉजी से रिलेट करते हैं तो वो क्या होता है? ऐसी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी सेल, मतलब यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। यानी एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें क्या होता है, आपके ज़िंदगी जो आपकी लाइफ है उसको जीने के लिए सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? उस छोटे से कमरे के अंदर, जो क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? जी पाते हैं। ठीक है, तो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यानी बनावटी, फंक्शनल यानी कार्यकर्ता, एंड बायोलॉजिकल यानी हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो लाइव है, यूनिट है किसकी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें पता है उनकी यूनिट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइफ है वो जिंदा रह पाती है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह पाते हैं। अ सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया, ऑफन कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसे क्या बोल सकते हैं हम? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला गया है? अब घर है हमारा तो वो ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये घर, एक शरीर के लिए सेल्स क्या है? ईंटों का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बनता है, निर्माण होता है। इसलिए इसे कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर कोई भी आपसे कुछ पूछता है तो आप बेसिक आंसर दे सकते हो जनरल में कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, बस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर मैं अभी थोड़ी देर में ड्रॉ करूंगी, पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल है उसके कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, वो किस चीज़ से बनी हुई है सेल। तो पहली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब लेयर बाहर की। मेन फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेन है तो जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन क्या करेगी? एक ऐसी लेयर है जिसकी वजह से सेल हमारी प्रोटेक्ट रहेगी, जो जिससे कोई अंदर हार्मफुल सब्सटेंस अंदर ना आ पाए और कोई भी ऐसा इफेक्ट ना दिखे हमारी बॉडी पे जिसकी वजह से हम क्या हो, डिजीज्ड हो जाएं या बीमार हो जाएं या हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग जाए, ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने लग जाए। तो किससे बचाती है सेल? हमें प्रोटेक्शन करती है, किसके अगेंस्ट? प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे आपका घर, जैसे मैंने बताया कि इसे हम स्मॉल रूम भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो जैसे आपका घर है तो घर के आगे हम क्या खड़ी करते हैं? चारों तरफ दीवार खड़ी करते हैं और गेट लगा देते हैं। तो दीवार क्या है? यहाँ पे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या करती है? किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकती है और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन। प्लेज अ मेजर रोल इन इम्यून रेस्पॉन्स। सेल है तो इम्यून रेस्पॉन्स तो देगी, क्योंकि सेल कई टाइप्स की होती हैं, WBC, RBC। ठीक है, उसमें भी सब टाइप्स हैं, T सेल्स, B सेल्स। तो ये क्या करती हैं? इम्यून रेस्पॉन्स को मेंटेन रखती है हमारी, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या होता है? हमारा DNA भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैरी हो पाती है। तो इसका फंक्शन क्या भी हो सकता है? इन्वॉल्व इन हार्मोनल एक्शन। यानी जो इसके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करते हैं? हार्मोनल एक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि DNA प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम ER भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है?
प्रोटीन सिंथेसिस कराना और स्टेरॉइड्स एंड लिपिड सिंथेसिस कराना। ये भी दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। ठीक है, उसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस की डिमांड नहीं है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और स्टेरॉइड्स और लिपिड्स की सिंथेसिस किससे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये दो डिवाइड किए गए हैं। तो इनके फंक्शन है कि रफ वाले से तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी और स्मूथ वाले से क्या होगी? स्टेरॉइड्स और लिपिड्स की सिंथेसिस होगी। तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? आपको सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स और उसको न्यूट्रिएंट्स की वजह से हेल्दी रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या है हमारा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्लेज अ मेजर रोल इन टर्मिनल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी प्रोटीन सिंथेसिस क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो डीएनए और एटीपी जो भी क्रेब साइकिल चलती है सेल के अंदर, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, आपके डीएनए आरएनए होते हैं, जिनको कन्वर्ट करके वो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? स्टोर सिक्रीशन, मॉडिफाई सिक्रीशन। जो भी सेल के अंदर आपका प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके अंदर सिक्रीशन को स्टोर रखती है और मॉडिफाई करती है कि कितना कब सिक्रीट करना है। सेंट्रियोल्स का क्या है? हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल। जब सेल मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, तब टिश्यू बनता है। तो सेंट्रियोल्स किस में हेल्प करते हैं? सेल्स को डिवीज़न करने में, ताकि टिश्यू बन सके। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? प्लेज अ पार्ट इन मूवमेंट एंड सपोर्ट। सेल आपकी मूव करती है, सबको पता होगा पूरे ब्लड के अंदर आपकी सेल्स क्या होती रहती हैं? सर्कुलेट होती रहती हैं। तो वो किसकी वजह से होती हैं? माइक्रोफिलामेंट की वजह से, जो क्या प्रोवाइड करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करती है उन्हें, और सपोर्ट देती हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो डिवीज़न है हमारी। न्यूक्लियस क्या होता है? आपका सेल का मेजर पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका सेल के अंदर डीएनए और ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको न्यूक्लियस से मिलती है। ठीक है, जैसे स्टोर रूम होता है ना, वैसे ही आपके अंदर न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर, जो क्या करता है? आपकी जो डीएनए है, प्रोटीन है, क्रोमोसोम्स है, उन सबको स्टोर रखता है और फिर गाइड करता है कि क्या करना है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या काम होता है? यहाँ पे पोर्स इन द मेम्ब्रेन सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल। मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या है? पोर्स वाली है, पोरस है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोवाइड होगा। किसका? साइट्स ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। जब न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए सिंथेसिस कर लेंगे, किसकी वजह से? क्रोमोसोम्स की वजह से, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से क्या होगा? डीएनए आरएनए जो भी है वो कहाँ आ जाएंगे? प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर। और फिर वो क्या होंगे? सेल की मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी परमिएबल होती है, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती रहती है वन सेल टू अनदर। ठीक है, तो वो इसका काम होता है। न्यूक्लियोलाई, उसका क्या काम है? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस प्रोटीन इज कोडेड इन डीएनए। जो भी डीएनए को कोड करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियोलाई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन सेल्स होती हैं या ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे मैंने उनके पार्ट्स बताए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है? पावर हाउस है, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जो क्रेब साइकिल के द्वारा होती है। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वो क्या करता है? मॉलिक्यूल जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उनको स्टोर करता है, यानी जो प्लाज्मा है पूरे अंदर का, साइटोप्लाज्म, उसका सिक्रीशन और उसको वो करता है, मेंटेन करता है रेगुलेट करके। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं? केमिकल मैसेज कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एक सेल आपकी रन कर पाती है, यानी जिंदा रह पाती है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ और रफ दोनों है। उनका क्या फंक्शन था? प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस कराना। ठीक है,
नेक्स्ट है सेंट्रियोल, जो क्या करते हैं, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। यहाँ है साइटोप्लाज्म, जो क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और सेल की जो प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ रहेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, वो क्या है, सेल कंट्रोल सेंटर है, जिसकी वजह से पूरा सेल कंट्रोल होता है। ठीक है, उसी से आपका ER अटैच होता है, उसकी वजह से आपकी जो DNA सिंथेसिस होती है, मैंने लिखा है DNA यहाँ पे एरो करके, कंटेन कोडेड इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, जो क्या करते हैं, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और पास करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने डबल ड्रॉ किया है क्योंकि ये डबल लेयर बनी होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी तो सिंगल लेयर क्या होगी, जल्दी से डैमेज हो पाएगी, कोई भी एंटीजन आपकी सेल पे अटैक कर पाएगा। तो डबल लेयर होगी तो क्या होगा, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका सेल का स्ट्रक्चर। आगे हम देखेंगे, मेन हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स, क्योंकि ये मैंने छोड़ दिए थे कंपोनेंट्स में आपको बताना, क्योंकि ये डिटेल में है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बताया सेल ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, उसके आगे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। दे आर ऑर्गेनेल्स विद इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है। सेल का डायग्राम मैंने बनाया ही था, तो उसमें आपने देखा होगा न्यूक्लियस थे उस सेल के अंदर, तो वो कौन सी थी, यूकैरियोटिक सेल्स थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और उन सेल्स का कंपोनेंट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, ATP। ये किस लिए बनती है ATP, एनर्जी के लिए। द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द सेल्स। सेल्स के लिए एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, उसके फंक्शन के लिए। ठीक है, जो भी उसका फंक्शन था, मल्टीप्लिकेशन, नरिशमेंट, तो उसको क्या चाहिए, मूव करने के लिए भी और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे इंसान की बॉडी को क्या चाहिए होता है एनर्जी के लिए, खाना, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ATP फॉर्म कर रही है, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कौन यूज़ करेगा, सेल यूज़ करेगी। ठीक है, फॉर दिस रीज़न द माइटोकॉन्ड्रिया इज समटाइम्स रिफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पे, वो जगह जहाँ पे आपकी सारी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है पूरी सेल का। जो हमारी ह्यूमन सेल मैंने अभी ड्रॉ करी थी, उसका पूरे का पावर हाउस है, जो सेल को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी एनर्जी वहाँ कहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। और उस एनर्जी के बेस पे ही डिसाइड होगा कि कौन सी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस वाली जो सेल्स होती हैं उनमें, विच आर ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट बैक्टीरिया। और कौन सी यूकैरियोट्स में, कौन सी सेल्स में पाया जाएगा, जो लिविंग थिंग्स है, ना कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाली जो सेल्स होंगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग सेल्स हैं जितनी भी, जो बैक्टीरिया नहीं है, उनमें क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। जो कौन सी सेल्स होंगी, यूकैरियोट्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी सबसे बाहर वाली, इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाली। यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है आपका, राइबोसोम्स, DNA वगैरह। ठीक है, तो और ये क्या है, आउटर कंपार्टमेंट है, मतलब बाहर का कंपार्टमेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल बनाया था ना, उसका हाफ सेक्शन है ये। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या होता है आपका, जो ATP प्रोडक्शन की चेन होती है, जो भी साइकिल बनती है हमारी ATP प्रोडक्शन के लिए, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, तो वो यहाँ पे होती है सारी ATP चेन। और DNA वगैरह का जो वो होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी प्रोटीन की फॉर्म में, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये कैसे होते हैं, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं, यानी डबल लेयर्ड के मेम्ब्रेन, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन वाला हुआ। डबल क्यों है, ताकि इसे प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग लेवल पे मिल सके।
ठीक है। और रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड यानी ऐसे ओवल शेप्ड में, लंबे लंबे पतले पतले से, ठीक है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, कहाँ मिलते हैं ये? प्लांट और एनिमल सेल दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वो कितनी होगी हमारी? 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो यानी बहुत ज़्यादा छोटे, मीटर से भी ज़्यादा छोटे, माइन्यूट, ठीक है। माइटो मतलब क्या होता है? थ्रेड। और कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्लोब्यूल्स। तो ये जो होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में प्रेजेंट, सेल्स के अंदर प्रेजेंट, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्लोब्यूल्स जैसे होते हैं, यानी दाने जैसे होते हैं, छोटे छोटे जो थ्रेड जैसे दिखते हैं, ठीक है। और ये इसकी शेप ऐसी क्यों होती है? ताकि अंदर ये अपना जो चेन प्रोडक्शन जो होती है इसके अंदर, चेन रिएक्शन जो होती है, वो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा कवर करने के लिए, मतलब एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होती है आपकी सब जगह, एटीपी की चेन होती है एनर्जी की, आपकी जो भी साइकिल होती है, तो उसका प्रोडक्शन हाई करने के लिए ये सब आपके क्रिस्टिफॉर्म होते हैं, यानी ये फोल्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा एटीपी की चेन होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। Comprises an outer and inner membrane and a gel-like material called the matrix। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, अंदर की और बाहर की। क्यों होती है? ताकि उसे प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल सके। और उसके अंदर क्या फिल्ड होता है? मैट्रिक्स, जो कैसा होता है? जेल लाइक होता है उसका। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स लेयर सेपरेटेड बाय इंटर मेम्ब्रेन। आउटर इनर सेपरेट हो रही थी कहाँ से? जहाँ जो इंटरमीडिएट स्पेस था इसका माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू आयंस। जो मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल होगी किसके लिए? आयंस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स के लिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए, जो क्या है हमारे? एडीपी और एटीपी। अच्छा, परमिएबल क्यों होगी? जब सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल जो प्रोड्यूस कर रही है ना अपने मॉलिक्यूल या एनर्जी या जो भी वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर हैं, तो वो परमिएबल यूँ होंगे। क्यों? कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का वो सेल को मिल पाए, और सेल के अंदर जो ग्लोब्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो उसके अंदर जाके उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस अब हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है? जो भी सेल की आपकी साइकिल चलती है उसके अंदर, सेल के अंदर, उससे क्रेब साइकिल हुई। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। माइटोकॉन्ड्रिया और क्या क्या काम करता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है यानी मेटाबोलाइजेशन को रेगुलेट करती है। एनर्जी का मेटाबोलाइजेशन जो होगा उसके अंदर, एनर्जी का मेटाबोलाइजेशन कैसे होगा? जैसे उस सेल का काम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी डाइजेस्ट की जाएगी, ठीक है। डाइजेशन के अंदर भी आपकी सेल्स का काम होता है, क्योंकि एनर्जी हमारी यूज़ होती है किसमें? जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? खाने के डाइजेशन में, ठीक है। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स मल्टीप्लिकेशन। न्यू सेल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रही है? क्योंकि डीएनए का आगे फॉरवर्ड कर रही है। डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आगे प्रमोट करते जा रहे हैं। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल। जहाँ पे लिवर सेल्स, जहाँ लिवर ऑर्गन में आपकी जो सेल्स होंगी वो क्या करती हैं? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी अमोनिया के जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उनको ख़त्म कर देती है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी जो भी सेल डेथ हो चुकी है उसको भी क्या करती है? फिल्टर आउट करके, या उसके अंदर जैसे हमारे स्प्लिन कर रहा था आरबीसीज के डेथ सेल को कलेक्ट करके फिर उन्हें क्या कर रहा था? रिसाइकिल कर रहा था। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? डेड सेल्स के जो प्रोग्राम है उसे उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बिल्डिंग मतलब बनाने में,
किसमें? ब्लड को। ब्लड में जो सर्टेन पार्ट्स होते हैं, WBCs होती हैं, RBCs होती हैं, उनके प्रोडक्शन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी मदद करती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये फीमेल और मेल हार्मोन है हमारे। नेक्स्ट है हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल। यानी सेल का जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर कैल्शियम लेवल इनफ अमाउंट में है, उसको मेंटेन करती है। अगर कम है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगी, यानी प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी, और ज़्यादा है तो कम करेगी कैल्शियम का लेवल। कहाँ पे? सेल के कंपार्टमेंट्स में। ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेगी? DNA के बेस पे, और जिस एरिया में सेल का जनरेशन हो रहा है उस एरिया के अकॉर्डिंग। सेल साइकिल ऑल्सो इन सेल ग्रोथ। सेल साइकिल्स कौन सी होती है? जैसे ATP का प्रोडक्शन के लिए कौन सी होती है? क्रेब्स साइकिल होती है आपकी। तो ऐसी ही बहुत सारी और ग्लूकोज साइकिल होती है। तो उनमें क्या करती हैं? इन्वॉल्व करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उन साइकिल को कंटिन्यू कराने के लिए। ठीक है। सेल ग्रोथ में भी इनका रोल इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा था? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस को DNA और वो सब कहाँ से मिल रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम से, क्रोमोसोम से, और एनर्जी से। ठीक है। तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करो। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसोम्स। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं माइटोकॉन्ड्रिया की वीडियो अपलोड कर दूंगी।